हेलो एवरीवन। आज हम लोग मिले हैं हमारे थर्ड टॉपिक के साथ, पेपर थर्ड पार्ट बी यूनिट नंबर थर्ड के इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, जिसमें आज हम लोग एक साथ 3 टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। अभी हम लोगों की जो सीरीज चल रही है उसमें मैं आपको 5 IMP टॉपिक ऑफ MPPSC मीन्स पेपर थर्ड पार्ट बी, ठीक है, मैंने स्टार्ट करवाए हैं आप लोगों को, जिसमें अभी तक आप लोगों के 2 टॉपिक हो गए यूनिट नंबर फर्स्ट से। ठीक है, यूनिट नंबर फर्स्ट से आप लोगों ने सेल मैंने आपको करवा दिया, और यूनिट नंबर सेकंड से हम लोगों ने देख लिया है कंप्यूटर लैंग्वेज, भाषा वाला टॉपिक और ट्रांसलेटर वाला टॉपिक, जो इसके पिछला हमारा टॉपिक था। उस भाषा वाले टॉपिक में मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन लिखने को भी दिए थे। एक था आपका डिफरेंस बिटवीन द प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, है ना, प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में अंतर, और दूसरा था आपका मशीन इंडिपेंडेंट और मशीन इंडिपेंडेंट, मशीन निर्भर, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में अंतर। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपकी जो आज की PDF है उसके अंदर आपको लगे हुए मिल जाएंगे, तो आप उसमें से देखिएगा कि आप लोगों ने कैसा लिखा है, सही है या गलत है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारे यूनिट थर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनसे क्वेश्चन आते ही आता है, जैसे योगा वाले पार्ट से क्वेश्चन आता है, स्पेशली अष्टांग योग से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आयुष चिकित्सा पद्धति में देखिए अष्टांग योग से क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद फिर आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पर फिर अष्टांग योग से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, पंचकर्म चिकित्सा से क्वेश्चन आ चुका है आपका एक 2 मार्कर। तो पंचकर्म, षटकर्म, अष्टांग योग, यही 3 आज के हमारे मेन टॉपिक रहेंगे। आयुर्वेद में से आज हम लोग पढ़ेंगे पूरा हमारा पंचकर्म की क्रिया, कि पंचकर्म जो ट्रीटमेंट मेथड है आयुर्वेद में वो क्या होती है। ठीक है, वैसे मैं आप लोगों को योग में से 2 चीजें पढ़ाऊंगी, एक है आपका षटकर्म और दूसरा अष्टांग योग। इस तरीके से आज की हमारी पूरी क्लास हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। सेम फॉर्मेट रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आएगी। चलिए बात करते हैं सबसे पहले पंचकर्म। तो पंचकर्म आयुर्वेद में मेंशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो मानी जाती है कि हमारे शरीर के शोधन के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, मतलब कि गंदगी को हमारे शरीर से बाहर निकालने के लिए बहुत जरूरी रहेगी। और जिसका वर्णन, जिसका डिस्क्रिप्शन कहाँ मिलेगा हमें, तो जिसका डिस्क्रिप्शन हमें मिलेगा चरक संहिता और सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय में मिलता है। तो ये उसका आपको बेसिक फ्रेम डेफिनेशन आपको कैसे लिखनी है, मैं पूछ लूं 2 मार्कर में पंचकर्म, तो पंचकर्म आयुर्वेद में वर्णित एक शोधन और डिटॉक्सिफिकेशन की थेरेपी या क्रिया है। पंचकर्म मतलब 5, कर्म मतलब क्रिया या प्रक्रिया, तो 5 प्रक्रिया, 5 प्रोसेस से गुजरकर जिससे आपकी बॉडी के अंदर से सारे विषगत पदार्थ निकल जाएंगे, बॉडी की प्यूरिफिकेशन होगा, शुद्धिकरण होगा, और जिससे शारीरिक और मानसिक शुद्धि हासिल होगी। ठीक है, वो पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, पंचकर्म कहलाती है। तो आपके मेंस के लिए इंट्रोडक्टरी पार्ट जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। और अगर हम ये मेंशन कर देते ना कि इसका वर्णन कहाँ पर किया गया, तो वो हमारे क्वेश्चन में 4 चांद लगा देता है। तो आपको याद रखना है कि इसका वर्णन कहाँ कहाँ किया गया है, तो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय में किया गया था। पंच का अर्थ है 5 चिकित्सीय प्रक्रिया, 5 कर्म मतलब 5 प्रक्रियाओं से मिलजुल कर बनी एक पूरी प्रक्रिया जो हमारे शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालेगी और टॉक्सिन्स को बाहर निकाल के हमारे शरीर की क्या करेगी, शुद्धि। ठीक है, तो आयुर्वेद की एक प्रमुख चिकित्सीय पद्धति जिसका उद्देश्य शरीर को शुद्ध और संतुलित करना है, हमारी बॉडी और माइंड को बैलेंस करना और प्योर करना, इसका मेन क्या है, मेन मोटिव है। ठीक है, 5 विभिन्न प्रक्रियाओं का समूह है जिससे हमारे जितने भी विषाक्त पदार्थ हैं वो हमारे शरीर से क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। टॉक्सिन्स पदार्थ को हमारे शरीर से बाहर निकालना, निष्कासित करने के लिए ये पूरी पंचकर्म की प्रक्रिया बनाई गई है। इस पंचकर्म की प्रक्रिया में क्या क्या है, वमन, विरेचन, वस्ती, नस्य और रक्तमोक्ष। पर इन प्रक्रियाओं की मैं बात करूं तो इन प्रक्रियाओं को मतलब पंचकर्म को टोटल 3 स्टेजेस में, 3 चरण में बांट दिया गया। एकदम से 5 प्रक्रिया शुरू नहीं होती, इस प्रक्रिया के पहले भी कुछ प्रक्रिया होती है और इन प्रक्रिया के बाद में भी कुछ प्रक्रिया होती है, जिसको हम लोग कहते हैं पूर्व कर्म और प्रधान कर्म और पश्च कर्म। पूर्व कर्म मतलब प्रधान कर्म, जो एक्चुअल पंचकर्म है, मतलब जहां पर हम लोग क्या करेंगे, वमन, विरेचन, वस्ती, नस और रक्त मोक्षण की प्रक्रिया करेंगे। ठीक है, उसके पहले, ठीक है, उसके पहले हमें क्या करना है, इन 5 प्रक्रिया के पहले पूर्व कर्म से गुजरना होता है। ये क्या होती है, तो ये प्रिपरेटरी स्टेज है। ठीक है, बॉडी को क्या किया जा रहा है, प्रिपेयर किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। ठीक है, ताकि वो इन सारी प्रक्रियाओं के लिए तैयार हो जाए। पश्च कर्म मतलब इतनी सारी क्रियाएं करने के बाद हमारे शरीर में किन चीजों का ध्यान हमें रखना है, ठीक है, वो किस में किया जाएगा, पश्च कर्म में। चलिए, तो हम
एक्चुअल डायरेक्ट पाचन प्रोसेस नहीं पढ़ेंगे, जब हम लोग लिखेंगे एग्जाम में भी तो हम बताएंगे कि पंचकर्म को करने के लिए यूजुअली मेनली 3 चरण से गुजरा जाता है। सबसे पहले पंचकर्म पे प्रधान कर्म से पहले पूर्व कर्म की प्रक्रिया होती है। पूर्व कर्म में 2 तरह की प्रक्रिया होती है, द कंप्लीट पंचकर्म, पूरे पंचकर्म की जो पूर्ण प्रक्रिया है वो कुल मिलाकर इन सभी प्रक्रिया के बाद क्या होगी, पूरी होगी। क्या क्या करना है देखो, इस फ्लो चार्ट को अगर किसी ने समझ लिया ना, सब समझ में आ गया। सुनना क्या क्या, पूर्व कर्म में सबसे पहले स्नेहन और स्वेदन, 2 ही मेन प्रक्रिया होती है। अगर किसी को पाचन संबंधी कोई दिक्कत है तो उसके अंदर दीपन और पाचन, ये 2 प्रक्रिया और करवाई जाती है। और अगर पाचन संबंधी कोई समस्या नहीं है तो फिर ये प्रक्रिया करवाई नहीं जाती है। तो अगर हम लोग बात करें कि पूर्व कर्म में क्या क्या होगा, तो पहली प्रक्रिया होगी स्नेहन, दूसरी प्रक्रिया होगी स्वेदन। स्नेहन और स्वेदन में क्या क्या करवाया जाएगा, तो स्नेहन का मतलब होता है, स्नेहन मतलब चिकना करना, शरीर को मसाज वगैरह, मालिश वगैरह के द्वारा क्या करना, चिकनाहट करना, ताकि जो विषाक्त पदार्थ है वो आसानी से क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। तो स्नेहन मतलब क्या करना, चिकनाई देना, ठीक है, बॉडी की क्या करना, मसाज करना। इसमें 2 तरह का हो सकता है स्नेहन, एक होता है अभ्यंतर, मतलब जिसमें इंटरनल क्या किया जाता है, ऑयलेशन किया जाता है, और एक होता है बाहर, जिसमें बाहरी अंगों को क्या किया जाता है, ऑयलेशन किया जाता है। एक होता है स्वेदन, स्वेदन की प्रक्रिया मतलब शरीर को गर्म करना, ठीक है, पसीना उत्तेजित करवाना, स्वेटिंग की जो प्रोसेस होती है वो स्वेदन कहलाती है, ठीक है। एकांग भी हो सकते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को गर्म कर रहे हो, और सर्वांग भी हो सकते हैं, मतलब पूरी बॉडी से स्वेट को रिलीज करवाया जा रहा है ताकि जो टॉक्सिन है वो पिघल जाए और आसानी से शरीर के बाहर निकल जाए। मैंने कहा ये 2 मेन प्रक्रिया तो होगी। क्या क्या मैंने कहा बेटा, स्नेहन, पूर्व कर्म में 2 प्रक्रिया होगी, एक होगी स्नेहन और एक स्वेदन। कोई पूछे पूर्व कर्म क्या, तो पूरे प्रधान कर्म के पहले व्यक्ति के शरीर को उन सभी प्रक्रियाओं के लिए सक्षम बनाने के लिए, दोषों को अपने मूल स्थान पर लाने के लिए, 2 बात लिखेंगे, पूरी हमारी पंचकर्म की प्रक्रिया करने से पहले जो तैयारी वाली स्टेज होती है, जो प्रिपरेटरी स्टेज होती है, जिससे किसी व्यक्ति के जो दोष है वो अपने मूल स्थान पे आ जाते हैं, दोष रिटर्न टू देयर ओरिजिनल साइट्स, पहली चीज। और दूसरी चीज, जिससे उसकी बॉडी कैपेबल होती है, सक्षम बन जाती है, ताकि वो पंचकर्म की क्रिया से गुजर पाए, वो क्या कहलाएगी, पूर्व कर्म। पूर्व कर्म की क्रिया में 2 प्रोसेस होगी, एक होगी स्नेहन और दूसरी होगी स्वेदन। स्नेहन की प्रोसेस में मैंने बताया है ल्यूब्रिकेशन करना, मुलायम या चिकना करना, ठीक है, मसाज वगैरह करना, ठीक है। इसमें मैंने आपको कहा था 2 तरह का हो गया, अभ्यंतर मतलब इंटरनल, इंटरनल मतलब औषधियों के द्वारा मुख से औषधि देना और आंतरिक अंगों को स्नेहन प्रदान करना। बाह्य स्नेहन मतलब बाहरी अंगों को औषधि या तेलों के द्वारा क्या करना, मालिश वगैरह से ठीक करना। अगली प्रक्रिया क्या होगी, स्वेदन। स्वेदन मतलब क्या करना, स्वेट इंड्यूस करवाना, ठीक है, पसीने को उत्तेजित करवाना, क्या कहलाती है, स्वेदन। एक अंग पे करवाएंगे तो एकांग, और पूरे शरीर पे करवाएंगे तो क्या कहलाएगी, सर्वांग, ठीक है, सर्वांग स्वेदन। अग्निशेदन भी हो सकता है, निरग्निशेदन भी हो सकता है, ठीक है, अलग अलग तरह की यहाँ पे प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है। मैंने कहा वैसे तो पूर्व कर्म में मेनली 2 ही प्रक्रिया होती है, स्नेहन और स्वेदन, पर अगर किसी व्यक्ति को पाचन संबंधी दिक्कत है तो उसके पूर्व कर्म में दीपन और पाचन को भी जोड़ा जाएगा। दीपन में क्या किया जाता है, दीपन आपको याद रखना है, जठर अग्नि को, किसको, जठर अग्नि, एक ग है, जठर अग्नि को क्या करना, तेज करना, जठर अग्नि को उत्तेजित करना, ठीक है, पाचन शक्ति को बढ़ाना, जठर अग्नि को उत्तेजित करना। बस एक वर्ड याद रख लेना यहाँ पे, जठर अग्नि को उत्तेजित करना, डाइजेस्टिव फायर को उत्तेजित करना और खाने को शीघ्र पचाना, ये क्या कहलाती है, दीपन की प्रक्रिया। इसमें रोगी को क्या किया जाता है ना, थोड़े से त्रिकुट का चूर्ण या सौंठ ऐसी गर्म चीजें दी जाती है, जिससे उसकी बॉडी में अग्निवर्धक पदार्थ देने, तो जिससे उसकी बॉडी में क्या हो जाएगी, तो जिससे उसकी बॉडी में गर्मी उत्पन्न होगी, जिससे जठर अग्नि क्या होगी, डेवलप होगी, और जिससे इजीली डाइजेस्ट होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें करवाई जाती है किसमें, दीपन में। दीपन में गर्म वस्तु, जो ड्राई जिंजर रहती है, जिसको सोट कहा जाता है, बहुत गर्म होती है, बॉडी में जाएगी, गर्मी डेवलप होगी, उससे हमारी जठर अग्नि बढ़ेगी, ठीक है। तो हमने क्या कहा, कौन कौन सी, इसके अंदर कौन कौन सी आ जाएगी, पिपली, ड्राई जिंजर, त्रिकुट, चूर्ण, ये सब है ना, और लाइट इजी डाइजेस्टेबल खाना, ये सारी चीजें फॉलो करवाई जाती है। जैसे ये सारी चीजें दी जाती है, इजी डाइजेस्टेबल खाना दिया जाता है, जठर अग्नि बहुत तेजी से बढ़ती है, ठीक है, और फिर व्यक्ति का डाइजेशन क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है, ठीक है। तो डाइजेशन को ठीक करने के लिए, पाचन क्रिया को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और अगली बात आपको याद रखनी है, पाचन, चौथी जो क्रिया होगी वो पाचन। टॉक्सिन्स को क्या करना, पकाना, टॉक्सिन्स को क्या करना, पचाना, है ना, पकाना मेनली पाचन कहलाती है, मतलब शरीर में पहले से उपस्थित कच्चे अपक्व दोषों को पकाना, ताकि शोध करने पर वे बिना विघ्न के क्या हो जाए, बाहर निकल जाए, वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, पाचन। पाचन मतलब क्या करना, टॉक्सिन्स राइपिंग, टॉक्सिन्स मतलब जो कच्चे अपक्व दोष है उनको पकाना, द प्रोसेस ऑफ मेच्योर द अनराइप दोषास,
इसमें क्या होगा, तो रोगी को पाचन क्रिया बढ़ाने के लिए औषधि दी जाती है इसमें भी, पर जठर अग्नि नहीं बढ़ा रहे। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें जो दोष है, जो चीजें हमारे अंदर है, उसको पकाना है ताकि वो बाहर निकल जाए। ठीक है, तो इसमें औषधियां दी जाती है, जैसे हिंगवष्टक चूर्ण, पाचन काढ़े ऐसे दिए जाते हैं, साथ ही हल्का और पाचक भोजन दिया जाता है, जिनके थ्रू क्या हो जाता है ना कि जो गंदगी है वो क्या हो जाती है, बाहर निकलने के लिए एकदम रेडी हो जाती है, जिससे दोष अपने मूल स्थान पे आ जाते हैं। तो ये भी सेम उसी के जैसे क्रिया है दीपन पर, वहां जठर अग्नि को बढ़ाकर पाचन, और यहाँ पर हम हमारे शरीर को काम कर कर जो चीजें अंदर है उसको बस पकाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो आसानी से क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। ठीक, तो ये प्रोसेस आप लोग याद रखिएगा। पूर्व कर्म अगर अलग से 7 मार्क में पूछ लिया जाए ना, तो मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। पंचकर्म की संपूर्ण प्रक्रिया को हमने 3 भागों में तोड़ा है। पहली प्रक्रिया हम लोग पढ़ चुके पूर्व कर्म। पूर्व कर्म मतलब पंचकर्म के पहले किए जाने वाली जो प्रक्रिया, जिससे हमारे दोष हमारे मूल स्थान पे आ जाएंगे, ठीक है, हमारी ओरिजिनल साइड पे आ जाएंगे, और दूसरी चीज हमारी बॉडी कैपेबल होगी आगे की प्रोसेस के लिए, सक्षम हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या क्या आएगी, स्नेहन और स्वेदन। स्नेहन और स्वेदन तो मेनली आती है। अगर किसी को पाचन संबंधी समस्या है तो दीपन और पाचन भी उसमें जोड़ दीजिएगा। पूरी प्रक्रिया अभी हम लोगों ने देखी है। अब आते हैं प्रधान कर्म। प्रधान कर्म में कितनी प्रक्रिया है, 5। वमन, विरेचन, वस्ती, नस्य, रक्त मोक्ष, ये 5 प्रक्रिया। इनको हम लोग देखते हैं, फिर पढ़ेंगे हम लोग पश्चकर्म। चलो 5 प्रक्रिया को हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी है। वमन, विरेचन, वस्ती, ये सब देख लेते हैं। सबसे पहले प्रक्रिया आती है वमन। वमन का मतलब होता है थेरेपेटिक वॉमिटिंग, उल्टी करवाना, मुख के द्वारा औषधि देना और उल्टी करवा कर क्या करवाना, जो भी गंदी चीजें हैं उसको शरीर से क्या करवाना, बाहर निकालना। इसके अंदर मदल फल, यष्टि मधु, वाचा, इस तरह की औषधियों का उपयोग किया जाता है, व्यक्ति को खिलाई जाती है, जिससे उसको क्या होगा, अंदर जो कफ जमा हुआ है, जो भी गंदगी जमी हुई है, पहले तो वो पेट से गले के माध्यम से क्या करना, बाहर निकालना। और वमन क्रिया मेनली मानी जाती है किसमें, अस्थमा में। अस्थमा मतलब श्वसन संबंधी अगर किसी को कोई दिक्कत है। वमन में कौन सा दोष, तो वमन में माना जाता है कि मेनली आपका कफ दोष क्या एलिमिनेट होगा, कौन सा दोष एलिमिनेट होगा, कफ दोष। देखो ये इसी फॉर्मेट में लिखना, एग्जाम में लिखो तो वमन मतलब थेरेपेटिक वॉमिटिंग, उल्टी के द्वारा चिकित्सा देना, मतलब कि कफ दोष के निवारण के लिए। ठीक है, पूरा क्या करना, बॉडी से जो भी कफ है, जो भी गंदगी, उसको क्या करना, बाहर निकलवाना, जिससे आपका श्वसन तंत्र मजबूत होगा। ठीक है, दीर्घकालिक जो कफ की समस्या है वो दूर होगी। ठीक है, नसिका में अगर साइनस वगैरह की समस्या है वो दूर होगी। त्वचा, स्किन जो होगी वो चमकदार होगी। मोटापा क्या होगा, यहाँ से कम होगा। ठीक है, तो इन सारी चीजों में क्या करती है, काम करेगी कौन सी, वमन। कफ दोष एलिमिनेट होगा यहाँ से, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कफ दोष के निवारण में इसका उपयोग किया जाता है। इसको कब नहीं किया जाएगा, छोटे बच्चों को नहीं दिया जाता है, बहुत बूढ़े व्यक्ति को नहीं दिया जाता है, हार्ट पेशेंट को, प्रेग्नेंट महिलाओं को नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो वमन प्रक्रिया मतलब क्या, वमन प्रक्रिया उल्टी करवाना, मुख के द्वारा औषधि देना, कफ दोष को मुख के द्वारा निकालना, शरीर से कफ दोष को क्या करना, एलिमिनेट करवाना, जिसके माध्यम से हमारा श्वसन, पेट, गला, कफ दोष कहाँ पे रहता है, अपर बॉडी पार्ट पे, तो वो सारे बॉडी पार्ट क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। उनसे रिलेटेड अगर कोई डिसऑर्डर है तो वो क्या होंगे, ठीक होंगे। ठीक है, अगला क्या है, विरेचन। विरेचन मतलब होता है थेरेपेटिक प्यूरिगेशन, चिकित्सीय विरेचन इसको कहा जाता है, जहां पर पित्त दोष, कौन से दोष का निवारण किया जाता है, पित्त दोष का शोधन के लिए मेनली इस क्रिया को करवाया जा रहा है। इसमें क्या किया जाएगा, तो मुख के द्वारा औषधि देकर, सुनिएगा, थेरेपेटिक प्यूरिगेशन मतलब विरेचन में क्या किया जाता है, तो रेक्टम के थ्रू, ठीक है, एनाल रूट के थ्रू क्या करना, त्रिदोष को क्या करना, बाहर निकालना, या हम कहते हैं पित्त दोष को शरीर से बाहर निकालना। औषधि को कहाँ से, मुख के द्वारा शरीर में प्रवेश करवाते हैं और मल द्वारा निकालकर शरीर का शोधन किया जाता है। मेडिसिन आर टेकन ओरली एंड द टॉक्सिन्स आर एक्सपेल्ड थ्रू स्टूल और क्लिंजिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो इसमें पेट, ग्रहणी, बड़ी आंत की अशुद्धि का क्या हो जाता है, शोधन। ठीक है, इसमें पाचन संबंधी कोई दिक्कत है, पेट में, स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई दिक्कत है, ठीक है, वहां पर अगर कोई अशुद्धि जमी हुई तो वो क्या हो जाएगी, शरीर से बाहर निकल जाएगी। पित्त दोष का निवारण होगा। पित्त दोष मतलब हमारा मिडिल बॉडी पार्ट, स्टमक वाला जो पार्ट है ना, वहां उसका एलिमिनेशन होगा। उससे रिलेटेड कोई भी चीज है तो वो क्या हो जाएगी, विरेचन में ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो विरेचन क्या, तो विरेचन में किन किन का, तो त्रिवित, कैस्टर ऑयल, इनका यूज किया जाता है। और किसके लिए मेनली होती है, तो अगर किसी को हाइपर एसिडिटी, पेट संबंधी दिक्कत है ना, पेट से रिलेटेड या पाचन में जो सहायक अंग है उनसे रिलेटेड अगर कोई समस्या है तो भी ठीक होगा। लीवर, पेनक्रियास, इसको ठीक करने का काम करेगा। सिलरोसिस को ठीक करने का काम करेगा, पीलिया वगैरह, है ना। और स्किन, चर्म रोग को, अगर कोई पेट संबंधी जैसे होती है ना दिक्कत, तो चर्म रोग हो जाते हैं, उसको भी ठीक करने का काम कौन करेगा, विरेचन। ये माना जाता है। देखो, पंचकर्म मतलब 5 क्रिया आयुर्वेद में, जिसका जिक्र किया भी गया, अष्टांग, हमारे कौन सी, सुश्रुत संहिता,
हमारी सुश्रुत संहिता हो गया, अष्टांग हृदय हो गया, इन किताबों में क्या क्या है उनका जिक्र भी किया गया। पंच मतलब 5 क्रियाएं, वो 5 क्रिया जिससे हमारे शरीर और मन की क्या होगी, शुद्धिकरण होगा, प्योरिफिकेशन होगा और डिटॉक्सिफिकेशन, विषाक्त पदार्थ शरीर से क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। इस पूरी पंचकर्म की क्रिया को 3 स्टेजेस में तोड़ा गया है। पहले मैंने पूर्व कर्म पढ़ाई, स्वेदन, स्नेहन, दीपन और पाचन। अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रधान कर्म, उसमें कितनी क्रियाएं, टोटल 5। वमन और विरेचन हम देख चुके हैं। वमन किस दोष का निवारण, कफ का, ये वाला पार्ट, ठीक है। विरेचन किसका, पित्त दोष का। अब हम लोग देखते हैं वस्ती, ठीक है। वस्ती किस दोष का निवारण कर रही है, वात दोष, लोअर बॉडी पार्ट। और वस्ती को माना जाता है अर्ध आयुर्वेद, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है। वस्ती को बोला जाता है अर्ध आयुर्वेद, मतलब आयुर्वेद की सबसे महत्वपूर्ण क्रिया कौन सी मानी जाती है, वस्ती। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंचकर्म है वस्ती, और ये षटकर्म का भी हिस्सा है। याद रखना इसमें कौन सा दोष अपने मूल स्थान पर आएगा या किस दोष के निवारण के लिए क्रिया की जा रही, तो वात दोष के लिए किए जा रही, ठीक है। इसको किस नाम से जाना जाता है, तो आयुर्वेद के उपचार का आधा भाग, ठीक है, हाफ ऑफ आयुर्वेद ट्रीटमेंट इसको माना जाता है, वस्ती को। जिसमें क्या किया जाता है, तो जिसमें माना जाता है वात दोष का निवारण होगा, मतलब लोअर बॉडी पार्ट। देखो अपर बॉडी पार्ट कफ दोष कौन सा हुआ आपका, वमन। फिर मैंने कहा मिडिल बॉडी पार्ट मतलब कौन सा हुआ, विरेचन, है ना। पेट वगैरह से संबंधित जो दिक्कत है, पाचन संबंधित जो अंग है उनसे कोई रिलेटेड दिक्कत है तो। और वस्सी मतलब कहा जाता है लोअर बॉडी पार्ट, वात को, ठीक है। जनन अंगों को, मूत्र मार्ग को, पेट से संबंधित चीजों को, जोड़ों में दर्द को, सबको ठीक करने वाला कौन होता है, वस्सी। किया क्या जाता है, तो ये एक मेडिकेटेड एनिमा थेरेपी है, जिसमें एनिमा के द्वारा क्या किया जाता है, जितनी भी गंदगी उसको शरीर से बाहर निकाला जाता है। औषधि युक्त पदार्थ दिए जाते हैं जिससे शरीर से जितनी भी गंदगी वो बाहर निकल जाती है। और किस दोष को संतुलित किया जाता है या किस दोष को बाहर निकाला जाता है, तो वात दोष को। इस क्रिया से जो अंग पैरालाइज्ड हो गए, सुस्त हो गए, वो वापस से क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। पैरालाइज्ड, अर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, ठीक है, प्रजनन संबंधी कोई दिक्कत है, यूरिनरी कोई ट्रैक में दिक्कत है, तो ये सारी समस्या क्या हो जाती है, यहाँ से ठीक हो जाती है। देखो कौन कौन से रोग, अर्थराइटिस, पैरालाइसिस, पक्षाघात, ठीक है। उसके बाद आपका साइटिक मतलब घुटनों में क्या होना, दर्द होना, लो बैक पेन, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन, पेट संबंधी कोई दिक्कत है, पैरालाइज हो गए हैं, ठीक है, हाथ पैर नहीं चल फिर पा रहे, तो निचले हिस्से को पूरा एक्टिव करने वाला जो है वो कौन सा है, वस्ती। कौन सा माना जाता है, वस्ती। इसको कई बार व लिखा जाता है, कई बार ब लिखा जाता है, आप ब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये हमारी कौन सी प्रोसेस हो गई, तो कितनी प्रोसेस हो गई हमारी, 3। ये 3 प्रोसेस हमारे 3 दोष को ठीक करती है। लास्ट वाली केवल हमारी कैपेबिलिटी को बढ़ाने का काम करती। कौन कौन सी, एक है आपकी नस्य। नस्य मतलब नाक के द्वारा औषधि देना। नाक के द्वारा औषधि देना, नाक तो ठीक होगी पर ये मेनली किसके लिए रहता है, ये माना जाता है कि इससे आपका मानसिक संतुलन बढ़ेगा। नस्य क्रिया से ये माना जाता है कि जो मस्तिष्क है उसकी चेतना बढ़ती, कंसंट्रेशन बढ़ता है। और गले से संबंधित विकार भी क्या होते हैं, दूर होते हैं। नाक संबंधी विकार तो दूर हो ही नहीं। तो नस्य क्रिया मतलब नाक के द्वारा औषधि देना, ठीक है। पहले मस्तक को क्या किया जाता है, भाप दिया जाता है, फिर ऐसा लिटाकर नाक के द्वारा क्या दी जाती है, औषधि दी जाती है। जिससे क्या माना जाता है, तो जिससे ये माना जाता है कि इससे कोई भी, किससे, गले से या मस्तिष्क संबंधी कोई भी रोग है तो वो क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। कौन कौन से, गले या ब्रेन से रिलेटेड कोई भी रोग है तो ठीक हो जाएंगे, ठीक है। आवाज खराब हो रही है, सिर में दर्द हो रहा है, ठीक है, ब्रेन में कुछ माइग्रेन वगैरह की दिक्कत है, तो वो सारे रोगों के लिए कौन सी क्रिया मानी गई, नस्य। और बाकी आपका साइनस वगैरह या नोज से रिलेटेड जो चीज है वो तो ठीक ही होगी। पर यहाँ देखो मेन क्या लिखा है, माइग्रेन, ठीक है। फेस पैरालिसिस है तो भी ठीक होगा। सर्वाइकल पेन है, किसी को गर्दन में दर्द है तो भी ठीक होगा। हेयर फॉल हो रहा है वो ठीक होगा, ठीक है। साइनस्टिस मतलब सांस लेने में दिक्कत आना, इन्फ्लेमेशन हो जाना यहाँ पे नोज टिश्यूज में, ठीक है, दर्द होना, वो भी क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। अनु तेल, ठीक है, या फिर षटबिंदु तेल, इनका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है ना। तो इसको आपको याद रखना है। उसके बाद आ जाएगा रक्त मोक्षण, लास्ट प्रोसेस, जिसके अंदर ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए रक्त प्यूरिफिकेशन की क्रिया होती है, जिसमें जॉक लीच थेरेपी दी जाती है, ठीक है, या वेन पंचर थेरेपी की जाती है कि वेन को पंचर करके और जो भी गंदा रक्त है वो क्या कर लिया जाएगा, निकाल लिया जाएगा। तो रक्त मोक्षण मतलब क्या करना, तो बॉडी से क्या करना, ब्लड जो इम्प्योर ब्लड है उसको क्या करना, बाहर निकालना और ब्लड को प्यूरिफाई करना। ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, तो रक्त मोक्षण। इससे हम मानते हैं कि व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी। ब्लड के अंदर WBC, RBC, प्लेटलेट होते हैं, जिससे हम अगर उसको प्योरीफाई कर दें तो मेनली माना जाता है क्या बढ़ेगी, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। जो भी बच्चे ये लेक्चर देख रहे हैं मेरे साथ साथ, अगर आप लोग देख रहे हैं तो मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट का टाइम लगेगा और आपके पूरे नोट्स बन जाएंगे। लास्ट में आप इसको चाहे तो उससे बना सकते हैं या मेरे साथ साथ लिखते चलो जहां मैं हाईलाइट कर रही हूँ वो,
जैसे नस्य में इंपॉर्टेंट था कि गले और ब्रेन से रिलेटेड कोई भी चीजें ठीक हो जाएगी, वैसे ही रक्त मोक्षण में इंपॉर्टेंट है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, इम्यूनिटी क्या होगी, इनहेंस होगी। इस प्रक्रिया में रक्त दोषों का शोधन किया जाता है, त्वचा रोग पित्त विकार क्या होते हैं, ठीक होते हैं। यहाँ से रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है। किसी को सेलरोसिस है, किसी को एक्जिमा है, त्वचा रोग है, एक्ने, ब्लड प्यूरिफिकेशन सबसे ज्यादा किसको फायदा होगा, त्वचा रोगों को, है ना। ब्लड प्यूरिफिकेशन हो जाएगा तो ब्लड के अंदर जो यूरिक एसिड या जिसका भी जमाव है वो क्या हो जाएगा, ठीक। तो गॉइड, गठिया में भी ये क्या होता है। और वेरिकोज वेन मतलब वेन्स में सूजन आना, रिसाव होना, ये सारी चीजें क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। तो ये 5 प्रोसेस है पंचकर्म की क्रिया में। और इस पूरी प्रोसेस के बाद आपका शुरू होता है लास्ट में पश्चकर्म। पश्चकर्म मतलब जब पूरी प्रोसेस हो गई है उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, तो आफ्टर दी प्यूरिफिकेशन, ठीक है, कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा मतलब खान पान का ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब चावल के पानी का, ठीक है, पतली खिचड़ी का, गाढ़ी खिचड़ी का, सामान्य आहार का सेवन करना है और अपने पाचन को मजबूत रखना है, उल्टी सीधी चीजें नहीं खाना है, सही से नींद लेनी है और जो औषधि दवाई दी गई है उनको सही समय पर क्या लेना है, लेकर खत्म करना है। ये सारी चीजें इसमें क्या की जाएगी, बताई जाएगी। चलो, तो क्या क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो क्या है, संरंजन क्रम। इसका मतलब होता है डाइटरी रेगुलेशन रखने पड़ेंगे, जीवन शैली में सुधार करना पड़ेगा और जो भी औषधि दी गई है उसको फॉलो करना पड़ेगा बाद में। तो ये तो कोई भी, जैसे हम नॉर्मल भी कोई सर्जरी करवा रहे हैं तो उसको डॉक्टर बोलेगा ही ना कि अब आप सर्जरी के बाद इन इन चीजों का कुछ ध्यान रखेंगे। तो जो प्रिवेंटिव केयर है वो क्या है, पश्चकर्म। तो इस तरह से पंचकर्म की पूरी प्रोसेस आपको याद हो जाएगी, चाहे 7 मार्कर है चाहे 10 मार्कर है। आप में से हर बच्चा इसको बेहतरीन तरीके से लिख सकता है, क्योंकि जितनी डिटेल अभी मैंने दी है उतनी मैक्स टू मैक्स इनफ है, इससे ज्यादा की जरूरत हमें नहीं है, ठीक है। तो बेस्ट डिटेल फॉर्मेशन यही है मेरे हिसाब से, तो और आप इसका यूज करके अपनी बेहतरीन आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो आई होप पंचकर्म में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब पंचकर्म आयुर्वेद की मेथड है, वैसे ही हम मानते हैं कि अगर योगा में किया जाए तो योगा में बोला जाता है कि अगर किसी को समाधि की तरफ जाना है, हाँ, 2-3 बातें और देख लें। पंचकर्म से लाभ क्या होंगे, तो भैया फिजिकल और मेंटल प्यूरिफिकेशन होगा, शारीरिक और मानसिक क्या होगी, शुद्धि होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, है ना, व्यक्ति की स्वास्थ्य में संवर्धन होगा, बढ़ेगा, जो दोष है वो क्या हो जाएंगे, संतुलित हो जाएंगे, शारीरिक संरचना में सुधार आएगा, त्वचा रोगों से क्या मिलेगी हमें, वो मिलेगी। बट यहाँ पे दिक्कत क्या है, बस पंचकर्म में एक ही चीज का ध्यान रखना है कि पंचकर्म की पूरी क्रिया घर पे नहीं करनी है, किसी प्रशिक्षित वैद्य के द्वारा ही संपन्न किए जानी चाहिए, कोई स्किल ट्रेन्ड व्यक्ति के द्वारा ही होनी चाहिए। अदरवाइज इसका आपके बॉडी पे नेगेटिव बैलेंस होगा और पता चले कि जो दोष बैलेंस है वो भी बिगड़ जाए, ठीक है। तो बस एक चीज हमें प्रिकॉशंस के रूप में यहाँ पे रखनी रहती है कि गलत सामग्री का उपयोग नहीं कर रहा है, इनकरेक्ट मटेरियल का यूज नहीं करना। और दूसरी बात, लैक ऑफ एक्सपीरियंस प्रैक्टिशनर का यहाँ पर हमें उनकी अवैध या उनका नहीं, और हाइजीन के साथ सारी प्रोसीजर करनी है, वरना इन्फेक्शन फैलने का क्या रहेगा, खतरा। और लास्ट में आपका एक क्लोजिंग स्टेटमेंट रहेगा कि इसीलिए पंचकर्म को केवल प्रशिक्षित और अनुभवी वेद के द्वारा किया जाना चाहिए, जो समझदारी से रोगों का परीक्षण करेंगे, उनकी स्थिति को समझेंगे और व्यक्ति को लाभ होगा और हानि से क्या हो जाएगा, बचेंगे, ठीक है। तो परफॉर्म्ड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अ एक्सपीरियंस प्रैक्टिशनर, ये आपको याद रखना। तो इस तरीके से आपकी पूरी पंचकर्म की क्रिया हो जाएगी। पंचकर्म की क्रिया के लाभ क्या है, पंचकर्म की क्रिया के चरण क्या है और पंचकर्म की पूरी डिटेल की होता क्या है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो पंचकर्म की क्रिया और ये इसका पूरा फ्लो चार्ट है, आप लोग इसको देखते हुए चलिए। आगे की बात अगर हम लोग करें, ठीक है, बेनिफिट्स आपको बता ही दिए मैंने और पॉसिबल रिस्क बता दिए। पंचकर्म में मतलब 5 शोधन की क्रिया है, मेन है कि हमारे दोष को क्या करना है, संतुलित करना है, बॉडी को संतुलित करना है, प्यूरिफाई करना है, ठीक है। वमन विरेचन वस्ती में क्या किया जाता है, वमन में कफ को, विरेचन में पित्त को और वस्ती में वात को क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। इस तरीके से आपको इसको याद रखना। चलिए, VVBNR, वमन विरेचन वस्ती नस्य रक्त मोक्षण, ये शॉर्ट में एक बार लास्ट में मैंने और लिख दिया ताकि आप लोग जब रिवाइज करें तो आपको क्या हो जाए, आसानी हो जाए। अब आते हैं षटकर्म। षटकर्म की क्रिया किसमें की जाती है, तो षटकर्म की क्रिया मानी जाती है किसमें, योग में। योगा में ये माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति को किस तरफ, अष्टांग योग की तरफ बढ़ना है, समाधि में लीन होना है, आत्मा का परमात्मा से मिलन करवाना है, तो पहले उसको अपनी शारीरिक शुद्धि करवानी चाहिए और उसके लिए कौन सी क्रिया मानी जाती है, षटकर्म की। तो अब षटकर्म की क्रिया क्या है उसके बारे में हम लोग चर्चा करें। षटकर्म मतलब 6
वही बात है, 6 कर्म मतलब क्रिया, 6 क्रियाओं से क्या करना, गुजरना, वो क्या कहलाएगा, षट कर्म। षट का अर्थ होता है 6, कर्म का मतलब होता है क्रिया। योग के अंतर्गत षट कर्म का तात्पर्य 6 विशिष्ट प्रकार की क्रिया, 6 स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस दैट आर परफॉर्म्ड फॉर प्यूरिफिकेशन एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड द माइंड, है ना। वो 6 प्रोसेस जो आपकी बॉडी और माइंड को क्या करेंगे, संतुलित कर देंगे। 6 यौगिक सफाई तकनीक आप कह सकते हैं, 6 यौगिक क्लिंजिंग टेक्निक जो हमारे हठ योग में जिसको डिस्क्राइब किया गया है। किस योग में डिस्क्राइब किया गया है, हठ योग के टेक्स्ट में, जिसके बारे में क्या किया गया है, बताया गया है। जिसका उद्देश्य क्या है, तो जिसका उद्देश्य क्या है, क्लियरली इसको याद रखिएगा, टू अचीव physical, mental, pranamic purification, preparing the body and mind of to the yoga practitioner for the meditation and meditative exercise। इस पूरी क्रिया से, षटकर्म की क्रिया से किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और प्राणायामिक शुद्धि प्राप्त होगी उसको, जिससे वो व्यक्ति योगा के मतलब योगा के लिए तैयार हो जाएगा, ध्यान के लिए तैयार हो जाएगा, साधना के लिए तैयार हो जाएगा और समाधि की तरफ जा पाएगा। ठीक है, तो उसकी बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए ये 6 प्रोसेस मानी जाती है, जो कि क्या होती है, जरूरी है ना। इसके लिए आपको याद रखना है, स्वामी स्वात्माराम के अनुसार उन्होंने कहा है, ध्योति, वृष्टि तथा नेति, षटका, नौलिक तथा कपालभाति, श्रोतानीय, षट कर्माणीय प्रश्यते। इसका मतलब है कि ध्योति, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति, ये 6 क्रियाएं आपके पूरे मन को और शरीर को क्या कर देगी, संतुलित कर देगी, प्यूरिफाई कर देगी। और इसके बाद कोई व्यक्ति ध्यान या समाधि के लिए, है ना, या फिर आत्मा का परमात्मा से मिलन, जो योगा का मेन सिद्धांत है, उसको सिद्ध करने के लिए क्या हो जाता है, प्रिपेयर हो जाता है। कौन कौन सी है, नेति, ध्योति, वस्ती, न्योली, त्राटक और कपालभाति। इन क्रियाओं में क्या क्या है, चलो इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले कौन सी क्रिया आएगी, ध्योति क्रिया। ध्योति का मतलब है आंतरिक सफाई, इंटरनल क्लिंजिंग। इंटरनल क्लिंजिंग का मतलब है यहाँ पर ध्योति से कि क्या करना, तो भैया गरारे करना, या हम कह सकते हैं दांत, हृदय, मुख, इनके शोधन के लिए जो क्रिया होती है ना, वो ध्योति होती है। इसमें 3 प्रकार की ध्योति ली जाती है ना। वो ऐसे देख के आपको लग रहा होगा कि वमन के जैसे वॉमिटिंग है, नहीं, आंतरिक सफाई ध्योति कहलाती है। सबसे पहले इंटरनल क्लिंजिंग। इंटरनल क्लिंजिंग मतलब मैं कह सकती हूँ गर्म पानी के गरारे करना, उसको निगलना, फिर पेट की क्रिया द्वारा क्या करना, पूरे गंदगी को बॉडी से क्या करना, बाहर निकालना, या फिर हम कह सकते हैं गरारे से, कुंजल क्रिया से, या फिर कपड़ा, है ना, सूती कपड़े से भी की जा सकती। तो आंतरिक शुद्धि की जो क्रिया रहती है वो ध्योति रहती है, जिसके अंदर किन किन चीजों के लिए, आंतरिक अंगों के लिए, दांत के लिए, हृदय के लिए, हमारे श्वसन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए क्या रहती है, जरूरी रहती है। इन प्रक्रियाओं के अंदर कौन कौन आती है, एक आती है कुंजल क्रिया, एक आती है वस्त्र धोती और एक आती है शंख प्राशलन। 3 प्रकार की क्रिया आती है। कुंजल क्रिया मतलब क्या, गर्म पानी को क्या करना, ऐसा लेना, गर्म पानी से इसे गरारे करना, फिर उसको निगल कर आंतरिक क्रिया भी पूरी क्या करना, आंतरिक पूरी सफाई करना। वस्त्र धोती मतलब एक सूती कपड़े को, लगभग 2 से 4 मीटर तक का लंबा कपड़ा होता है, जिसको ऐसे पूरा निगला जाता है, ठीक है, और फिर पूरा क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है ना। ये भी संभव है और ये सारी क्रियाएं योगा में की भी जाती है। और शंख प्राशलन मतलब क्या, तो गर्म पानी के क्या करना, गरारे करना, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, शंख प्राशलन। तो कुंजल क्रिया मतलब गर्म नमकीन पानी पीना, पेट की जितनी भी सामग्री उसकी सफाई करना, और स्वेच्छा से क्या कर देना, उल्टी कर देना स्वेच्छा से। और उल्टी नहीं भी करना चाहते तो निगल कर उसको हमारे क्या करना, रेक्टम के थ्रू बाहर निकाल देना, ठीक है। तो कुंजल क्रिया, योगा फॉर क्लिंजिंग स्टमक, है ना, स्टमक को क्लिंस करने के लिए जो योगा माना जाता है वो कौन सी क्रिया होती है, कुंजल क्रिया। उसके बाद कौन सी, वस्त्र धोती। वस्त्र धोती के अंदर क्या है, तो इसके अंदर आएगा आपका कि 4 मीटर, है ना, 2 मीटर तक के लंबे कपड़े को क्या किया जाता है, सब पूरा निगला जाता है और फिर वापस मुंह से बाहर निकाला जाता है। शंख प्राशन मतलब गर्म पानी को कुछ माध्यमों से, कुछ क्रमानुकिंचन की क्रिया से ऐसा अंदर गले में पूरा घुमाना, फिर पेट में पूरा घुमाना और पूरी साफ सफाई करके शरीर से क्या करना। तो ध्योति मतलब आंतरिक शुद्धि की जो क्रिया होती है वो ध्योति होती है, सफाई की क्रिया, जिसके अंदर हमारा श्वसन, हृदय, फेफड़े, दांत, मुख, ये सभी क्या होंगे, साफ होंगे, ठीक है। जिसके अंदर कुंजल, वस्त्र धोती या फिर शंख प्राशलन, 3 प्रकार की प्रोसेस आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला आएगा आपका कौन सा, और हाँ, इस ध्योति से लाभ क्या होगा, तो सबसे ज्यादा तो इसमें लाभ होगा किसको, पाचन संबंधी चीजों, लाभ होता है, मतलब डाइजेशन, या डाइजेशन में जो अंग क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे, हमारे ठीक हो जाएंगे। किस क्रिया से, ध्योति से।
और ये डायरेक्टली तो पाचन से डील करवाती है ना, पाचन, किडनी, यूरिनरी ट्रैक्ट, पेनक्रियाज, अग्नाशय, इनसे डील करवाती है। और इनडायरेक्टली ये किसको ठीक करेगी, तो हमारी खांसी, अस्थमा, इनडायरेक्टली किसको ठीक करेगी, तो इनडायरेक्टली हम कह रहे हैं भैया टॉन्सिल्स में सूजन है, खांसी है, कफ है, हृदय संबंधी, श्वसन संबंधी कोई विकार है, दूर होंगे, मोटापा दूर होगा, गठिया दूर होगा, मधुमेह इससे दूर होता है। इन सभी में इसको क्या माना जाता है, बहुत लाभदायक माना जाता है। तो इसके महत्व याद रखिएगा, ठीक है। अगली क्रिया कौन सी है, नेति। नेति मतलब होती है नेजल क्लिनजिंग, नाक के जो है ना सफाई करना। पानी के द्वारा हो सकती है, धागे के द्वारा हो सकती है, या दूध या घी के द्वारा। अलग अलग तरह की नेति प्रक्रिया की जाती है ना। पर मेनली जो नेति प्रक्रिया है वो दो ही प्रकार की, एक है जल नेति और एक है सूत्र नेति। जल नेति मतलब एक नॉस्ट्रिल से क्या करना, पानी को डालना और दूसरे नॉस्ट्रिल से निकाल देना। इसके लिए एक विशेष प्रकार का इस तरह का क्या आता है, वो आता है, बर्तन आता है जिसके द्वारा ये की जाती है। सूत्रनोती मतलब धागे को क्या करना, तो एक नॉस्ट्रिल से डालकर और क्या करना, माउथ से क्या करना, निकालना। इस तरीके की प्रक्रिया होती है नेति, ठीक है। ज्यादा इसमें सोचना नहीं कि मैडम कैसे होगी, होती है इस तरह की प्रक्रिया। इसका क्या महत्व होगा, श्वसन में अगर किसी को दिक्कत है, मतलब किसी को अस्थमा है, किसी को साइनस्टिस है या साइनस की बीमारी है, ठीक है, किसी को श्वसन संबंधी कोई दिक्कत है, तो वो सारी चीजें यहाँ से क्या हो जाएगी बेटा, ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या कौन सी प्रक्रिया की जाती है, नेति की प्रक्रिया की जाती है। तो देखो हमने क्या कहा, षटकर्म। षटकर्म मतलब कितनी प्रक्रिया, 6 प्रक्रियाओं का समूह, जो कि योगा में माना जाता है कि आपके शारीरिक और मानसिक शुद्धिकरण के लिए, बैलेंस के लिए, संतुलन के लिए, ठीक है, फॉर योर बैलेंस एंड प्यूरिफिकेशन बहुत जरूरी रहता है, ठीक है। 6 योगिक क्लिनजिंग की प्रक्रिया होती है जिसका जिक्र हठ योगा में किया गया है, ठीक है। उसके बाद आपको पूरा इसका ऑब्जेक्टिव याद रखना है। फिर आपको याद रखना है कि ये कितनी प्रक्रिया है। तो हमने सबसे पहले पढ़ी कौन सी, सबसे पहले हमने पढ़ी द्योति, फिर आएगा नेति, फिर आएगा आपका कौन सी, त्राटक, फिर आएगा बस्ती, फिर आएगा नौली, कपालभाति, और फिर क्या आएगी, न्योली। ऐसे 6 प्रक्रिया आप लोगों को क्या करनी है, याद करनी है। सबसे पहले द्योति देख ली, इंटरनल क्लिनजिंग की। फिर हमारे नोजल क्लिनजिंग की जो प्रक्रिया है, नाक को साफ करने की जो प्रक्रिया है वो कौन सी, नेति। आंखों को तेज करने की प्रक्रिया कौन सी, त्राटक। यौगिक विजुअल कंसंट्रेशन, इससे क्या होता है, तो यौगिक दृश्यता, एकाग्रता। त्राटक एक छोटा सा अभ्यास है जिसमें हम किसी एक बिंदु पर बहुत लंबे समय तक अपना ध्यान क्या करना है, केंद्रित करना है। अटेंशन ऑन अ स्मॉल ऑब्जेक्ट फॉर अ यूजुअली अ फ्लेम वगैरह, ठीक है, जिसमें आपका कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा, आंखों की रोशनी क्या होगी, बढ़ेगी। तो तकनीकी रूप से ये माना जाता है कि आंखों से संबंधित विकार दूर होगा, स्लगिशनेस जो आलस्य वो दूर होगा, ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन, स्व नियंत्रण, आत्म नियंत्रण आएगा, और साथ ही साथ एकाग्रता क्या होगी, बढ़ेगी। तो कुछ 4-5 वर्ड याद रखना, आंख के लिए अच्छी है, ठीक है, आलसी जोपन है वो क्या होगा, दूर होगा, आंख के लिए बहुत अच्छी है। क्या आएगा इसके, स्वतः नियंत्रण, आत्म नियंत्रण आएगा, सेल्फ कंट्रोल आएगा, सेल्फ डिसिप्लिन आएगा, और इससे कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा, कंसंट्रेशन, एकाग्रता क्या होगी, बढ़ेगी। ये याद रखना है हमें त्राटक में। त्राटक मतलब एक हमने मोमबत्ती जलाई, इसकी लौ को लंबे समय तक देख रहे हैं। यूजुअली ऐसा किया जाता है कि किसी एक बिंदु को लंबे समय तक देखना। फिर होता है कपालभाति। कपालभाति तो सबने सुना होगा, 2 अक्षरों का है, कपाल मतलब सर और भाति मतलब क्या करना, चमकना। तो हम कहते हैं कि भैया कपालभाति जो रहती है एक प्रक्रिया जिसमें पेट को फड़फड़ाकर बहुत तेजी से क्या ली जाती है, सांस ली जाती है, बहुत तेजी से सांस को क्या करना, छोड़ना, वो प्रक्रिया क्या कहलाती, कपालभाति। अब कपालभाति लोगों को लगता है पेट के लिए, पेट से ज्यादा कपालभाति अच्छी रहती है हमारे हृदय के लिए। किसके लिए, हार्ट के लिए। किसी को भी श्वसन, 2 चीजें सुन लेना, श्वसन या हृदय संबंधी कोई दिक्कत है, रेस्पिरेशन या हार्ट रिलेटेड कोई दिक्कत है, तो उसमें सबसे फ्रूटफुल कौन सी मानी जाएगी, तो कौन सी मानी जाएगी बेटा, कपालभाति। और कपालभाति में ही इन बहुत तेजी से सांस लेने से क्या होता है, बहुत चीजें ठीक हो जाती है। बस्ती, बस्ती तो मैंने आपको अभी पढ़ाई है बेटा, किसमें, उसमें पंचकर्म में, ये भी सेम ही है। यौगिक एनिमा, यौगिक एनिमा मतलब क्या करते हैं, एनिमा द्वारा है ना, मल मार्ग से क्या करना, पूरी जो गंदगी उसको शरीर से क्या कर देना, बाहर निकाल देना। दोनों ही अब बस्ती जो रहती है सेम ही है, जो पंचकर्म में और जो यहाँ है।
जिससे हम मानते हैं कि हमारे आंतरिक अंगों की सफाई होगी, निचले हिस्से में जो भी वात दोष वगैरह वो नियंत्रित होगा, और उससे संबंधित जो हमारे जोड़ में दर्द है, पैरालिसिस है, सुस्त पड़ गए जो अंग वो क्या हो जाएंगे, वापस से एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, त्रिदोष यहाँ से संतुलन होते हैं, इंद्रियों को सही रखता ही है, पाचन वगैरह ठीक होता है, वात दोष ठीक होता है, सेम बात जो हमने वहां पढ़ी थी, तो वस्ती को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने सेम ही बात पढ़ी थी। अगला आ जाएगा कौन सा, न्योली। न्योली मतलब आपने देखा होगा बाबा रामदेव को करते हुए, पेट को ऐसे ऐसे घुमाना, मांसपेशी ऐसी लगती है अंदर और ऊपर, पेट की पूरी चमड़ी का क्या करना है, ऐसे घूमना, लेफ्ट राइट और फिर बीच में। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं योगिक एब्डोमिनल मसाज, योगिक पेट की मालिश। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं कि मांसपेशियों को सिकुड़कर क्या करना, दाएं बाएं और मध्य दिशा में क्या करना, ऐसे ऐसे घुमाना। जिससे क्या माना जाता है, तो न्योली से ये माना जाता है कि ये मेनली किसके लिए मानता है, अग्नाशय। पेट को जो सबसे ज्यादा ठीक रखने वाली चीज है वो कौन सी, अग्नाशय। तो पेनक्रियास से रिलेटेड जो चीज है, वो पेनक्रियास से निकलने वाले जो हार्मोन वगैरह वो सही रहेंगे। इंसुलिन हार्मोन हो गए, ग्लूकागोन हार्मोन हो गए, पाचन में भी जो हार्मोन निकल रहे हैं वो सारे, क्योंकि पेनक्रियास अग्नाशय हमारी अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी एक मिश्रित ग्रंथि है, जिससे दोनों ही तरह के काम हो रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो उसको ठीक रखने में कौन काम करता है, न्योली। बाकी आपके जो मस्क्यूलर पावर है वो बढ़ेगी, डाइजेशन पावर बढ़ेगी तो हो गई, पर मेनली किसके लिए काम करेगा, अग्नाशय के लिए। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं पूरे षटकर्म की प्रोसेस की, तो कितनी प्रोसेस हो गई टोटल बेटा, 5, सॉरी टोटल कितनी प्रोसेस हो गई, 6, पंचकर्म का बोल दिया था मैंने। 6 प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या क्या था, सबसे पहले आपका कौन सा आया था, द्योति। द्योति मतलब धोना, धोना मतलब क्या, इंटरनल क्लींजिंग करना, दांत, मुंह, हृदय, श्वसन, गला, सबको क्या करना, क्लींज कर लेना। कैसे, तो भैया 3 तरह से हो सकता है ये। एक होती है हमारी कौन सी, तो एक होती है हमारी जल वाली, कुंजल वाली, एक होती है शंख प्राशलन, एक होती है कौन सी, वस्त्र धोती। इस तरीके से 3 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आंतरिक अंगों को ठीक कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था नेति। नेति मतलब क्या करना, नॉस्ट्रिल को क्लीन करना। ठीक है, उसके बाद त्राटक। त्राटक मतलब आंख को, एकाग्रता को बढ़ाना, स्व नियंत्रण को बढ़ाना, सेल्फ कंट्रोल को बढ़ाना। उसके बाद आपकी आई थी वस्ती, एनिमा वाली है, जिसमें हम क्या कह रहे हैं, हमारे निचले पार्ट को, वात दोष को ठीक करना है ना, सुस्त पड़ गए उन अंगों को ठीक करना ये। उसके बाद आपकी आई थी कपालभाति। कपालभाति मतलब तेज पेट को फड़फड़ाकर सांस लेना, जिससे क्या लाभ होगा, जिससे श्वसन और हृदय संबंधी विकारों का क्या होगा, निदान होगा। ठीक है, हमारे रेस्पिरेशन और हार्ट रिलेटेड। और फिर लास्ट आई है हमारी कौन सी, तो लास्ट आई है हमारी सॉरी, लास्ट आई है हमारी न्योली। न्योली के अंदर हमने क्या किया, तो न्योली के अंदर एब्डोमिनल पेट की मसाज, जिससे हमारी अग्नाशय, पेनक्रियास को सबसे ज्यादा क्या होगा, लाभ होगा। इस तरीके से इसको याद रखनी। और षटकर्म की प्रोसेस का महत्व यही माना जाता है कि इससे किसी व्यक्ति का शारीरिक शुद्धिकरण होगा, फिजिकल प्योरिफिकेशन होगा। ठीक है, विषाक्त पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाएंगे, रोगों से लड़ने की क्षमता आएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद मानसिक स्थिरता और शांति आएगी, मेंटल स्टेबिलिटी और पीस। उसका शरीर तैयार हो पाएगा, इसके लिए प्राणायाम और मेडिटेशन के लिए शरीर क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। और इससे सेल्फ रियलाइजेशन और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है, आत्म अनुभूति और आध्यात्मिक विकास होता है। किनसे, षटकर्म की प्रक्रिया से। और हम मानते हैं कि अगर इस तरह की प्रक्रिया कोई करे तो वो व्यक्ति का एक उत्तम स्वास्थ्य रहता है और लॉन्गेटिविटी, ठीक है, दीर्घ आयु होता है वो व्यक्ति। बस दिक्कत यहाँ पर भी यही है कि जब भी करना है तो किसी प्रशिक्षित व्यक्ति की निगरानी में ही करना है, अपने मन से इस प्रक्रिया को नहीं करना है। ठीक है, कुछ प्रक्रिया मन से होती, कपालभाति वगैरह, ताटक वगैरह, बाकी नहीं। कुछ प्रक्रिया इसमें मन से हो जाएगी, पर कुछ के लिए थोड़े से इंफॉर्मेशन की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलो आगे की बात करें हम लोग, ये इसका पूरा कंक्लूजन हो जाएगा। ठीक है, कि मानव को तनाव, चिंता, अनिद्रा, मोटापा, जटिल बीमारियों से अगर कोई रामबाण इलाज है तो वो क्या है, षटकर्म। तो हम ये हमारा क्या हो जाएगा, एक क्लोजिंग लाइन हो जाएगी, दैट ऑल द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हैड अ वन सिंपल प्रॉब्लम विच इज षटकर्म। इससे आपका पूरा योगा के लिए आपकी बॉडी पूरी प्रिपेयर हो जाएगी, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। अब हमने षटकर्म पढ़ लिया, तो अब हम लास्ट क्या पढ़ेंगे, अष्टांग योग। अष्टांग योग मतलब 8 योगा के 8 तरीके, 8 लिम्फ, जिसको हम लोग मानते हैं, जिससे व्यक्ति की आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा, व्यक्ति समाधि की तरफ बढ़ेगा, वो कहलाता है अष्टांग योग। चलिए, अष्टांग योग का वर्णन कहाँ पर किया गया है, सबसे पहली बात तो अष्टांग योग का वर्णन पंतजलि के योग सूत्र में मिलता है, जिसमें कहा गया अष्टांग मतलब 8 अंग, अष्टांग मतलब 8 अंग।
ठीक है, पतंजलि योग सूत्र में जिसका डिस्क्रिप्शन है, दैट मीन्स द 8 लिम्फ ऑफ योगा, इट इज द पाथ ऑफ योगा गाइडिंग अ पर्सन टुवर्ड्स फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन। ये वो मार्ग है, अष्टांग योग योगा का ऐसा मार्ग है, एक ऐसा पाथ है जो किसी व्यक्ति को उसकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि की ओर ले जाता है ना, आत्मा को किससे मिलवा देता है, परमात्मा से, समाधि की तरफ किसी व्यक्ति को ले जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, अष्टांग योग। अष्टांग योग में दो तरह के योग होते हैं, दो तरह के पार्ट में इसको बांटा गया है, एक है बहिरंग योग और एक है अंतरंग। बहिरंग मतलब जो बाहरी अंगों को ठीक करने के लिए जो योगा पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है वो होते बहिरंग। मैं बात करूं बहिरंग में कौन कौन से, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। यम, नियम, और प्रत्याहार, ये माना जाता है जिसमें आप ध्यान या धारणा से पहले की स्थिति में रहते हैं, है ना। जब धारणा, ध्यान और समाधि की तरफ बढ़ जाए तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा कौन सा योगा, वो कहलाएगा हमारा अंतरंग योग। तो इस तरह से 8 योगा की लिम्फ है, 5 उधर लिखी, 3 इधर लिखी, इसको ही कहते हैं अष्टांग योग। योगा के 8 अंग, जो वो रास्ता है जो हमें किस तरफ ले जाएगा, तो जो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को क्या बनाएगा, बहुत बेहतर बनाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मेरा गला आज ठीक नहीं है, फिर भी मैं समझ पा रही हूँ कि आप लोग मेरी आवाज़ समझ पा रहे होंगे। ठीक है, बहुत लंबे समय तक हम लोगों के लेक्चर चलते हैं। अभी मैं ऑलरेडी 4 से 5 क्लास हमारी रेगुलर ऑफलाइन क्लासेस में रहती है, आप लोग वहाँ पर भी आकर विजिट कर सकते हैं। न्यू बैच भी स्टार्ट होने वाली है हमारी 20 जुलाई से फॉर 2027 एंड 2028 मीन्स अभी यूजी फाउंडेशन की बैच स्टार्ट हुई है 13 ऑफ जुलाई से, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो उन क्लासेस में तो मैं आपको मिलूंगी और बाकी ऑनलाइन तो हम लोग मिलेंगी, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द मेन क्लासेस। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 योगा के अंग है जिसे हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग कौन सा देखते हैं, यम। यम की अगर हम लोग बात करें तो समाज में क्या, मैं कह रही हूँ सबसे पहले तो यम मतलब क्या करना, सामाजिक स्तर पे पहले खुद को ठीक करना। आप बोल रहे हो आपको समाधि की तरफ जाना है, ध्यान की तरफ, तो पहले तो अपने मन से गलत भावनाएं निकालो। ठीक है, समाज में नैतिक नियम जो है उसको पालन करो, आत्मनियंत्रण आओ अपने अंदर, फिर कोई बात करें। तो सोशल डिसिप्लिन, कौन सा, सोशल डिसिप्लिन को क्या कहा गया है, यम। सोशल डिसिप्लिन, सामाजिक अनुशासन को क्या कहा गया है, यम कहा गया है। इसके अंदर कितने आएंगे, तो भैया यम का मतलब क्या होता है, सोशल डिसिप्लिन। समाज में अगर हमें रहना है तो हमें कुछ इथिकल वैल्यूज को फॉलो करना पड़ेगा। अपने बारे में तो सब सोचते हैं, पर समाज में रहते रहते आत्मनियंत्रण, ठीक है, कुछ इथिकल डिसिप्लिन को रेगुलेट करना, कुछ बिहेवियर हमारे अंदर डेवलप होने चाहिए। आपको इसको डिक्टो लिखना है, मैं अभी भी कह रही हूँ। अष्टांग योग में कोई चेंज नहीं करोगे, अष्टांग योग जैसा लिखा है ना वो बेहतरीन लिखा हुआ है, उसको उसी तरीके से लिखना, तो आपको पढ़ने में भी क्या होगी, बहुत आसानी होगी। तो यम का मतलब समाज के लिए जो नैतिक मूल्यों का हम लोग पालन करते हैं वो यम है, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, किस मार्ग पर चलना है, अहिंसा के मार्ग पर, मतलब हिंसा नहीं करनी है। ठीक है, नॉन वायलेंस, इंग्लिश में अगर आप चाहें तो नॉन वायलेंस लिख सकते हैं, पर इस तरह से अहिंसा भी लिख सकते हैं। फिर सत्य के मार्ग पर चलना है, मतलब ट्रुथफुलनेस को फॉलो करना है, सत्य बोलना है। अस्त्य मतलब चोरी नहीं करनी, नॉन स्टीलिंग। ब्रह्मचर्य मतलब इंद्रियों पर संयम रखना है, सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, और अपरिग्रह मतलब होगा लोभ और संपत्ति पर नियंत्रण रखना है, नॉन पॉजिटिवनेस की फीलिंग, ठीक है, ग्रीडीनेस की भावना अपने अंदर नहीं लानी। तो पहले तो भावनात्मक भाव चेंज करने पड़ेंगे, अपने अंदर हिंसा का भाव मिटाना पड़ेगा, सत्य के रास्ते पर चलना पड़ेगा, चोरी नहीं करनी है, ठीक है, आत्मनियंत्रण, इंद्रियों पर काबू रखना पड़ेगा और लोभ को छोड़ना पड़ेगा। तब माना जाता है कि आप योगा को मतलब योगा में जाने की सबसे पहला जो चरण है वो यही है, इसके ही द्वारा कोई व्यक्ति आगे की जो पाथ है उसको फॉलो कर पाएगा। इससे समाज में शांति और आपसी सद्भावना उत्पन्न होगी। ठीक है, क्या होगी, तो पीस एंड हार्मोनी, पीस एंड हार्मोनी यहाँ से क्या होगी, स्टेब्लिश होगी। अगली बात की अगर हम लोग बात करें, नियम, नियम मतलब किसके लिए, खुद के लिए, उस सेल्फ डिसिप्लिन, स्वयं के लिए अनुशासन और नैतिक नियम क्या बनाते हैं, नियम। तो देखो अष्टांग योग के 8 तरीके, वो 8 रास्ता, वो 8 नियम कानून जिससे गुजरना है आपको,
वो पाथ जिसमें आप गुजरेंगे तो आप समाधि ध्यान की तरफ पहुंच पाएंगे। सबसे पहला कौन सा हुआ अष्टांग योग में? यम। यम मतलब क्या करना? सोशल डिसिप्लिन, इथिकल वैल्यूज, जो हमारे नैतिक नियम मूल्य कानून जो हमें समाज के लिए बनाए रखने, वो तो पहले हमने समाज के लिए कर लिया। फिर स्वयं के लिए जो अनुशासन और नैतिक नियम है, पर्सनल डिसिप्लिन एंड सेल्फ प्योरिटी एंड ग्रोथ के लिए जो चीज है वो क्या आती है? नियम, जिसके अंदर ये 5 चीजें आएंगी। 5 चीजें कौन कौन सी? शौच। शौच मतलब सबसे पहले तो खुद को क्या रखना है? साफ सुथरा, मन में भी गंदे विचार ना हो, बाहर से भी साफ सुथरे रहें। फिर संतोष, मतलब जो है उसी में क्या रहे? खुद ठीक रहे, ठीक है, कंटेनमेंट, सेटिस्फेक्शन। तप मतलब आत्म संयम लेकर आना है, तपस्या डिसिप्लिन लेकर आना है। स्वाध्याय, स्वाध्याय मतलब आत्म अध्ययन करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, ठीक है, हमें स्टडी करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है, जो भी हमारे स्क्रिप्चर्स है उन्हें पढ़ना है। और ईश्वर प्राणिधाम, ईश्वर प्राणिधाम मतलब ईश्वर की भक्ति करनी। ये 5 चीजें हमें अपने खुद के लिए करनी। समाज के लिए क्या क्या? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, है ना, अपरिग्रह और हमारा ब्रह्मचर्य। ये हमने किसके लिए की थी? समाज के लिए। हमारे लिए क्या होगी? तो ये 5 बातें, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधाम। इन 5 चीजों से हमें गुजरना पड़ेगा, तभी मानी जाती है कि हमारी खुद की शारीरिक शुद्धि होगी। इससे मानसिक शुद्धि और आत्म विकास होगा, आत्म नियंत्रण आएगा, सेल्फ ग्रोथ एंड मेंटल प्योरिटी स्टेब्लिश होगी। फिर जब ये हो जाएगा तो अब आप किस तरफ बढ़ेंगे? आसन की तरफ। आसन की तरफ, जिससे हमारी बॉडी बैलेंस, स्टेबिलिटी गेन कर पाएगी। आसन में बॉडी को क्या मिलेगी? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी से क्या होगा? जब हम ध्यान या समाधि में लीन होंगे तब हमारी बॉडी को, शरीर को दिक्कत नहीं होगी। तो शारीरिक रूप से खुद को मजबूत बनाना, फिजिकल पोस्चर को, हेल्थ को अच्छा बनाना, स्टेबिलिटी को गेन करना, स्थिरता लेकर आना और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए क्या किए जाएंगे? आसन। यम नियम आसन, यम नियम आसन। आसन में क्या किया जाएगा? सूर्य नमस्कार, पद्मासन, वृक्षासन, ताड़ासन। वो सभी आसन जिससे हमारे शरीर में जड़त्व उत्पन्न होगा, स्थिरता आएगी, स्टेबिलिटी आएगी और हमारा शरीर मजबूत होगा काफी लंबे समय तक ध्यान साधना में बैठने के लिए। ठीक है, तो यम क्या मतलब? पहले तो सभी समाज के लिए जितने गंदे विचार थे सब अपने मन से निकाले, अपने लिए अच्छा काम किया किसमें? नियम में। ठीक है, कि खुद को साफ सुथरा रखा, तप, अध्ययन, ईश्वर को पूजा, ये सब किया। आसन मतलब अब ये सब तो कर लिया, मन को अच्छा कर लिया, पर शरीर को भी तो मजबूत बनाना पड़ेगा। तो शरीर को स्थिर बनाने के लिए क्या किया जाएगा? आसन। सूर्य नमस्कार, पद्मासन, वृक्षासन, ताड़ासन। इसमें उदाहरण में लिख देना, जितना मैं लिख रही हूँ ना ये आपका 10 मार्कर है। 200 वर्ड्स में इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लिख के देख लीजिएगा। ठीक है, अगला है प्राणायाम। प्राणायाम में क्या होगा? तो प्राणायाम में क्या होगा? प्राणायाम मतलब सांस, सांस पर नियंत्रण काबू करना, मतलब कि अपनी प्राण शक्ति को नियंत्रित करना। प्राण शक्ति का हम कह सकते हैं, लाइफ फोर्स कह सकते हैं किसको? हमारे रेस्पिरेशन। क्योंकि जब हम लोग श्वसन की क्रिया करते हैं तो श्वसन की क्रिया से ही हमें क्या लाभ होता है? तो श्वसन की क्रिया से ही हम लोग क्या कर पाते हैं? सांस ले पाते हैं। श्वसन की क्रिया से क्या हो पाता है? तो श्वसन की क्रिया से हम लोग ऊर्जा उत्पन्न कर पाते हैं। हमारी प्राण शक्ति को, मतलब श्वसन क्रिया को मजबूत करना या शरीर में एनर्जी को बनाए रखना, ये पूरा किसमें आता है? प्राणायाम। सांस लेना, सांस छोड़ना, कपालभाति, अलोम विलोम, ये सारी क्रिया जिससे मानसिक शांति और ऊर्जा मिलती। इससे हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो कैसी होती? मेंटल कामनेस और एनर्जी बनती। ठीक है, आपको पता होगा रेस्पिरेशन बॉडी में एनर्जी लाएगी, तो एनर्जी के लिए हमारे श्वसन पे हमारा नियंत्रण होना चाहिए। अलोम विलोम, कपालभाति, भ्रस्त्रिका और भ्रामरी सभी ने सुनी होगी। और ये सब वो प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं? प्राणायाम, हमारी श्वसन पे हमारा कंट्रोल हो जाता है। एक वैकल्पिक नसिका श्वसन, एक से सांस ली दूसरे से छोड़ी, तेज तेज सांस छोड़ना, ठीक है, जोरदार श्वसन करना, भ्रस्त्रिका, है ना, भ्रामरी। तो इस तरीके से, भ्रामरी मतलब हमिंग सुनी होगी, वो होती भ्रामरी। तो ये सारी जो चीजें होती है ना, आपने सुना होगा ऐसे करके की जाती। तो ये जो सारी चीजें हैं इससे हमारी एकदम मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेंटल कामनेस आएगी, एनर्जी पर हमारा नियंत्रण आ जाएगा। ठीक है, श्वसन हमारे कंट्रोल में आ जाएगी, मतलब एनर्जी हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। फिर आएगा प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब हम कह सकते हैं कि अब हमें ध्यान की तरफ बढ़ना है, ध्यान और धारणा की तरफ बढ़ना है, समाधि की तरफ बढ़ना है, तो हमें प्रत्याहार करना पड़ेगा प्राणायाम के। मतलब इंद्रियों को बाहरी विषय से हटाना पड़ेगा। विड्रॉल ऑफ सेंसेस फ्रॉम एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन। हमें अपने इंद्रियों को, जो भी बाहरी हमारा वो है डिस्ट्रैक्शन, उससे क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। और इससे हमारा ध्यान क्या होगा? केंद्रित होगा। इंद्रियों को हटाना मतलब हमें अपनी इंद्रिया कितनी है? तो हमारी इंद्रिया हमारे पंच तत्वों से जुड़ी हुई है। इंद्रिया मतलब 5। पृथ्वी तत्व से क्या जुड़ा हुआ है? तो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है कौन? गंध, मतलब हमारी नाक। जल से क्या जुड़ा हुआ है? तो जल से जुड़ा हुआ है रस, रस का मतलब है
स्वाद, टंग, जीभ जुड़ी हुई है। अग्नि से क्या जुड़ा हुआ है? हमारे नेत्र। वायु प्रत्याहार से हम किससे जुड़ जाएंगे? तो वायु प्रत्याहार मतलब हम किससे जुड़ जाएंगे? त्वचा से। त्वचा पर कुछ भी चीज हो रही तो हमारा उससे निष्कासन हो जाएगा। और आकाश मतलब आपको याद रखना है किससे? ध्वनि से, मतलब कर्ण। तो हम कह रहे हैं कि पंच महाभूतों को इतना नियंत्रित कर लेना कि हमारा जो इंद्रियों पर नियंत्रण आ जाए। मतलब बाहर की कोई गंध आ रही तो ऐसा नहीं कि समोसे की खुशबू आई तो अपना काम छोड़ के चले गए समोसा खाने, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, है ना। कोई ऐसा नहीं कि हम समाधि में बैठे सांप लोट गया हमारे ऊपर तो उड़ जाएंगे, नहीं नहीं, बड़े बड़े ऋषि मुनि ऐसा नहीं करते थे। वो लोग बैठे बैठे ही रहेंगे, आंधी आ जाए तूफान आ जाए, उनको अपने बाहरी दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको कहते हैं प्रत्याहार। ठीक है, प्रत्याहार मतलब इंद्रियों से क्या कर लेना? इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटा देना, इंद्रियों पर नियंत्रण काबू कर लेना, वो क्या है? प्रत्याहार। अब ये 5 तो जो थे, कौन कौन से? यम। सबसे पहले तो नैतिक मूल्य, नियम, कानून जो समाज के लिए हमें फॉलो करना है, ठीक है, वो हो जाएंगे यम। फिर कौन हो जाएंगे? हमारा नियम। नियम की बात करें तो अपने लिए जो मूल्यों का हमें पालन करना है वो। फिर अगर मैं बात करूं आसन की, तो आसन मतलब शारीरिक स्थिरता के लिए, शरीर को मजबूत बनाने के लिए आसन किया। फिर क्या किया? प्राणायाम, अपनी जीवन ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए, श्वसन, ऊर्जा और शांति, है ना, मानसिक शांति के लिए जो किया वो क्या था? प्राणायाम। फिर हमने कहा प्रत्याहार मतलब इंद्रियों को बाहरी विषय से हटा लिया। अब हमारा शरीर तैयार हो गया है किसके लिए? धारणा, ध्यान और समाधि के लिए। धारणा मतलब क्या? धारणा मतलब ध्यान के पहले की जाने वाला छोटा ध्यान, कम समय के लिए किए जाने वाला ध्यान क्या कहलाता है? धारणा। धारणा मतलब मन को किसी एक बिंदु पर लगाने की कोशिश कर। इसमें कोई जरूरी नहीं कि मैं किसी एक पोस्चर में जाकर बैठूं। मैं कह रही हूँ मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ ना, तब भी मैं उस पर लगाने की अपने ध्यान को कोशिश करूंगी, तो वो धारणा कहला जाए। भले ही कम समय के लिए हो, पर मन को एक बिंदु पर लगाना, फिक्स आवर माइंड ऑन अ सिंगल पॉइंट और ऑब्जेक्ट, वो क्या कहलाएगा? ध्यान। जिससे किसी व्यक्ति की मानसिक शक्ति, स्थिरता, मेंटल जो पावर है, फोकस है, वो डेवलप होगा, धीरे धीरे होगा। तो ध्यान के पहले जो किया जा रहा है वो क्या होगा? धारणा। और धारणा कब आएगी? जब हम लोग क्या कर लेंगे? प्रत्याहार, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार से गुजरने के बाद धारणा कर पाएंगे। तब हमारा मन किसी एक विषय पर लग पाएगा। जब हम ये सारी चीजें कर लेंगे तब। धारणा किन किन चीजों की कर सकते हैं? वस्तु धारणा भी हो सकती है, मतलब हम किसी ऑब्जेक्ट पर भी फोकस कर सकते हैं। मंत्र धारणा भी हो सकती है, किसी मंत्र को उच्चारण पर उस ध्यान लगा सकते हैं। देखकर चित्र धारणा हो सकती है, किसी चीज को देखकर उस पर ध्यान लगाना। या श्वसन धारणा, कुछ नहीं कर रहे हैं, अपनी खुद की श्वसन को क्या कर रहे हैं? नियंत्रित। अलग अलग तरह की धारणा हो सकती है। और धारणा से ही व्यक्ति का शरीर किस तरफ पहुंचेगा? ध्यान की तरफ। मतलब जब धारणा करते करते व्यक्ति गहन और निरंतर ध्यान में पहुंच जाए, मतलब अंदर पहुंच जाए, डीप और कंटिन्यूअस मेडिटेशन में चला जाए, तो वो क्या कहलाएगा? ध्यान। ठीक है, मतलब वो बोल रहा है ओम ओम ऐसा कर रहा है आधी 1 घंटे, और करता ही चला जाए, मतलब उसका वो ध्यान ना टूटे, तो वो धारणा क्या बन जाएगी? ध्यान बन जाएगी। ध्यान, ओम ध्यान किया जा सकता है, किसी ऑब्जेक्ट को ध्यान, मतलब ऑब्जेक्ट पर ध्यान दिया जा सकता है, ज्योतिर्मय किसी लॉ को देखा जा सकता है। सूक्ष्म ध्यान मतलब हो सकता है हवा को ही ध्यान कर रहे हैं, ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीजों पर ध्यान, कणों पर ध्यान लगाना, ये हो सकता है। तो ध्यान मतलब क्या? ध्यान मतलब जब धारणा हो जाए, धारणा मतलब बहुत कम समय के लिए हम कह रहे हैं कि हमारे मन को किसी एक बिंदु पर लगाना सीख रहे हैं। जब उसमें हम गहन और निरंतर ध्यान में पहुंच जाए, डीप और कंटिन्यूअस मेडिटेशन में पहुंच जाए, तो वो क्या कहला जाएगा? ध्यान कहलाएगा। और जब ध्यान तक पहुंच जाएंगे तो लास्ट चीज क्या रहेगी? समाधि। मतलब अब हम इतने अंदर तक ध्यान में जा चुके कि अब आत्मा और ब्रह्मा का क्या होगा? एकत्व। मतलब अब हमारी आत्मा को, हम हमारी इनर सोल को पहचान पाएंगे। अब हमारी आत्मा को क्या दिखने लगेंगे? परमात्मा। ठीक है, कंप्लीट यूनाइन एंड यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। मतलब उस परिस्थिति जिसमें व्यक्ति को क्या हासिल हो जाए? मोक्ष, लिबरेशन हासिल हो जाए, लिबरेशन हासिल हो जाए, बहुत आनंद और आत्मज्ञान की अनुभूति हो जाए, वो स्थिति क्या कहलाएगी? समाधि। ठीक है, जब हम कह सकते हैं, देखो समाधि अलग अलग हो सकती है। साविकल्पिक मतलब चेतना के साथ, विचारों से मुक्त होकर निर्विकल्पिक और सहज समाधि, स्वाभाविक और स्थायी। ठीक है, नेचुरल और एफर्टलेस एब्जॉर्वेशन जब हम चीजों का करते हैं तब। तो समाधि का मतलब ये नहीं, समाधि का मतलब जब हम सारी चीजों से ऊपर उठ गए, हमारा ध्यान एकाग्र है, हमें पता है क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। ठीक है, हम मोक्ष की तरफ बढ़ चुके हैं, आनंद आत्मज्ञान की हमें अनुभूति हो चुकी है, तो वो स्थिति क्या कहलाएगी? समाधि, लिबरेशन, सुप्रीम ब्लीस एंड सेल्फ रियलाइजेशन। ये स्टेट क्या कहलाएगी? तो ये स्टेट क्या कहलाती है? समाधि। ठीक है, तो ये हमारे 8 लिम्फ थे किसके? योगा के। यम, नियम, आसन। बहुत आसानी से मैंने टेबल भी बनाई है हर की, ताकि आप लोगों को रिवाइज करने में कोई दिक्कत ना आए। ये पीपीटी स्पेशली मैं फॉर आवर यूट्यूब क्लास ही बनवा रही हूँ, केवल यूट्यूब फैमिली के लिए।
है ना। तो आप लोगों के प्यार और साथ की तो ज़रूरत रहेगी ही रहेगी। आप लोग जितना ज़्यादा प्रमोट करेंगे उतना ही ज़्यादा ये मुझे लगेगा कि नहीं, अब मुझे इन बच्चों के लिए और भी सारे लेक्चर्स लेकर आने, ठीक है। तो इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहना है। ये तो हमारा वीडियो जो है प्रीमियर वाला, ये तो आपको मिल ही रहा है। इसके साथ साथ लाइव मैं बहुत जल्दी आपको एक मैराथन के साथ मिलने वाली हूँ यूनिट नंबर 4 की। बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको कहा शुक्रवार है, आज आपको ये वाला लेक्चर मिल रहा है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीक में यूनिट 4 का लेक्चर नहीं अपलोड करूंगी, डायरेक्ट यूनिट 5 का लेक्चर अपलोड होगा, क्योंकि यूनिट 4 में खुद लाइव लेकर आ रही हूँ पूरी की पूरी मैराथन में, ठीक है। बच्चों ने जो डिमांड की, जो मुझे लगा कि नहीं सबका मेंस है, तो मैं यूनिट 4 लेकर आ रही हूँ। फिर अगर यूनिट 4 बहुत बेहतरीन रहती है, ठीक है, अगर लगता है हमें कि नहीं यार सही है, किया जा सकता है, तो मैं आगे की यूनिट भी आपको मैराथन में क्या करवाऊंगी, कंप्लीट करवाऊंगी। पेपर 3 पार्ट बी की जिम्मेदारी मेरी रही, ठीक है। चलो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा और क्या हो गया, ध्यान और समाधि, ये पूरे के पूरे 8 लिम्फ योगा के, जिनको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, यहाँ से रिकॉल कर सकते हैं। इसी तरह से जुड़े रहिएगा, पीपीटी यहाँ से आप डाउनलोड कीजिएगा और रिवीजन करते चलिए एक साथ। आज मैंने आपको 3 टॉपिक पढ़ा दिए हैं, बहुत बड़े बड़े और इम्पोर्टेंट, ठीक है, जो पेपर 3 का एक कोर हिस्सा है। चलिए मिलते हैं यूनिट 5 के प्रीमियर के साथ और यूनिट 4 की मैराथन के साथ बहुत ही जल्दी। थैंक यू सो मच।